हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम अपना 4th चैप्टर शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत में सर्वोच्च न्यायालय। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो किसी भी सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका और एक होता है न्यायपालिका, जिसमें हम न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे थे और न्यायपालिका में हम सर्वोच्च न्यायालय की रचना के बारे में बात कर चुके हैं। आपको पता होगा वह सर्वोच्च न्यायालय की रचना किस प्रकार होती है। इससे पिछले ही क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। इसकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, इनकी सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट की एज क्या होती है। ठीक है, एट प्रेजेंट मतलब 47वें जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है और 46वें कौन थे और पहले कौन थे, इन सब के बारे में हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। आज हम करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो आप देख रहे हो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर है, सबसे पहले ही क्या है क्वेश्चन आपका, वह सर्वोच्च न्यायालय की रचना और शक्तियाँ और स्थितियों का वर्णन कीजिए। जिसमें हम रचना के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम करेंगे शक्तियों के बारे में बात। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 8 प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की। जिसमें पहली शक्ति क्या है? प्रारंभिक मतलब आरंभिक अक्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास कौन सी पावर है? आरंभिक अक्षेत्राधिकार। उसके बाद है अपीलीय अक्षेत्राधिकार। कौन से बेटा? अपीलीय अक्षेत्राधिकार, जिसमें हम बात करेंगे 3 तरह की अपीलों के बारे में। सबसे पहले संवैधानिक मामलों में अपील, उसके बाद है दीवानी मामलों में अपील और एक है फौजदारी मामलों में मतलब मुकदमों में अपील। ठीक है, उसके बाद है संविधान की रक्षा, उसके बाद है संविधान की रक्षा और व्याख्या। ठीक है, तीसरी है जो योग्यता है संविधान की व्याख्या तथा रक्षा। उसके बाद चौथी है जो मौलिक अधिकारों के विषय में अक्षेत्राधिकार। क्या है बच्चा? मौलिक अधिकारों के विषय में अक्षेत्राधिकार। 5वीं है आपकी सलाहकारी शक्तियाँ। छठी है अपने निर्णय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार, अपने निर्णय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार। उसके बाद है एक अभिलेख न्यायालय। भाई सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है? एक अभिलेख न्यायालय, मतलब खुद एक ये अभिलेख न्यायालय है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक है मुकदमे को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करने की शक्ति। तो ये 8 प्रकार की पावर है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। कौन सी 8 प्रकार की पावर है जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वह इसकी जो पहली पावर है प्रारंभिक या आरंभिक अक्षेत्राधिकार। तो प्यारे बच्चों, सीधी सी लैंग्वेज में समझेंगे आरंभिक अक्षेत्राधिकार क्या होता है। आरंभिक अक्षेत्राधिकार वे होते हैं मतलब वे मुकदमे जिनको हम सीधे ही सर्वोच्च न्यायालय के पास ले जा सकते हैं, मतलब हमें हाई कोर्ट में जाने की या जिला या अधीनस्थ न्यायालयों में जाने की जरूरत नहीं। उन मुकदमों को हम सीधा ही कहाँ? सर्वोच्च न्यायालय में लड़ सकते हैं। ठीक है, उन मुकदमों को सीधा हम सर्वोच्च न्यायालय में लड़ सकते हैं। चलो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं इसमें से। ठीक है, आपकी स्क्रीन के सामने है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ही है आरंभिक अक्षेत्राधिकार। तो प्यारे बच्चों देखो, आरंभिक अक्षेत्राधिकार का अर्थ है वह मुकदमे जो सर्वोच्च न्यायालय के पास सीधे ही ले जाए जा सकते हैं, डायरेक्ट। ठीक है, उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में ले जाने की आवश्यकता नहीं, मतलब उच्च न्यायालय या किसी और अन्य न्यायालय में। ठीक है, उन्हें इससे पहले किसी अन्य न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं। सर्वोच्च न्यायालय को उस समय आरंभिक अधिकार मतलब अक्षेत्राधिकार प्राप्त है, शक्ति प्राप्त है, जब कोई झगड़ा केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों में हो। क्या हो? केंद्र सरकार या एक से अधिक राज्यों में हो आपस में, या 2 या अधिक राज्यों में हो। लेकिन ऐसे मुकदमे इसके अक्षेत्राधिकार में नहीं आते जिनका संबंध भारत सरकार की देशी रियासतों के शासक के साथ की गई संधि से हो। ठीक है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो समझेंगे आरंभिक अक्षेत्राधिकार क्या हो गया। सबसे पहले है आरंभिक अक्षेत्राधिकार, मतलब ये पावर क्या होगी? आरंभिक अक्षेत्राधिकार। देखो एक तो ये कौन सी पावर होगी जिसको मतलब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में हम ले जा सकते हैं। डायरेक्ट क्या है? सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। वो इसका क्या होगा? आरंभिक क्षेत्राधिकार का अर्थ हो गया। ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसे डायरेक्ट कब ले जा सकते हैं, मतलब वो झगड़े कौन से होते हैं? तो वो झगड़े कौन से होते हैं भाई, अगर कोई मतलब केंद्र है जैसे, ठीक है, केंद्र है, संघ है, सेंटर है, ठीक है, इसमें
और राज्य के बीच में, ठीक है। राज्य, ये राज्य एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। केंद्र और राज्यों के बीच में अगर कोई झगड़ा है तो ऐसे मुकदमों को, ठीक है, ऐसे मुकदमों को हम डायरेक्ट कहाँ लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। डायरेक्ट कहाँ लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके आरंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरी बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि नाम से ही पता चलता है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखो अपील किस प्रकार कर सकते हैं हम। सर्वोच्च न्यायालय की इस क्षेत्राधिकार में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका आरंभ निचले न्यायालयों में से होता है, परंतु उनके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है, जो शुरुआत तो कहाँ से की गई है, उच्च मतलब निम्न न्यायालय से। शुरुआत कहाँ से की गई है, निम्न न्यायालय से, ठीक है। मतलब हमने कोई मुकदमा है, ठीक है, हमने कोई मुकदमा उच्च न्यायालय में दाखिल कर दिया, ठीक है। उच्च न्यायालय में हम कोई मुकदमा है जो उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं, ठीक है, उच्च न्यायालय में लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो रिजल्ट आया, मतलब जो रिजल्ट आया उससे हम सेटिस्फाई नहीं है, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो मुकदमा लड़ने के बाद उसके बाद जो वो मुकदमा कहाँ ले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ ले जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। मतलब यहाँ से हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो हमने अपील कहाँ डाल दी, सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में। मतलब नीचे की तरफ नहीं जाएंगे, हम ऊपर की तरफ जाएंगे, और उच्च न्यायालय से ऊपर ही कौन सा है, सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो ये हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, ठीक है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार की अगर बात करें तो 3 प्रकार की अपील की जा सकती है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब देखो वो कौन कौन सी। सबसे पहले ही क्या है, संवैधानिक मामलों में अपील। सबसे पहले ही देखो आपकी स्क्रीन पर है संवैधानिक मामलों में अपील। देखो संवैधानिक मामलों में अपील क्या होती है, वह अगर कोई केस है, ठीक है, कोई मुकदमा है जिसमें संविधान की व्याख्या के बारे में, मतलब कानून की व्याख्या के बारे में अगर कोई प्रश्न है तो वो कौन से हो गए, संवैधानिक मामले हो गए। और उन मामलों को क्या हम डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में लड़ सकते हैं, मतलब अपनी याचिका है जो या अपील है बोल सकते हैं, अपील डाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे बेटा क्या होता है। देखो अपीलीय क्षेत्राधिकार जिसमें सबसे पहले है संवैधानिक मामलों में अपील। संविधान के अनुच्छेद 132, ठीक है, 132 के अंतर्गत यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि मुकदमे में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उलझा हुआ है, संविधान की व्याख्या से संबंधित, ठीक है, तो उस मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, हम हाई कोर्ट से कहाँ जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। कब, जब संविधान की व्याख्या का प्रश्न हो, ठीक है। उसके बाद दूसरी अपील देखो, दीवानी मुकदमों में अपील पढ़ेंगे। इसमें मूल संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किसी उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है जिसमें झगड़े की राशि कम से कम 20,000 या इससे अधिक मूल की संपत्ति हो, परंतु संविधान के 30वें संशोधन द्वारा धनराशि की सीमा हटा दिया गया और यह निश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी मुकदमों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रमाणित कर दिया जाए कि विवाद में कानून की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है, ठीक है। तो मतलब पहले तो क्या होता था, मतलब 20,000 रुपये, ठीक है, 20,000 रुपये। अगर 20,000 तक का कोई झगड़ा है, ठीक है, कोई मुकदमा है 20,000 या इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उसमें हम अपील कर सकते थे, कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन आर्टिकल, मतलब ये बात किस में गई, आर्टिकल 132 में कही गई है, ठीक है। लेकिन जैसे ही संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद इस चीज़ को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मतलब उच्च न्यायालय, क्या है, उच्च न्यायालय यह प्रमाण दे दे, मतलब प्रमाणित कर दे, ठीक है, वह जो मुकदमा आया हुआ है उसमें क्या संविधान के, मतलब कानून की व्याख्या के बारे में कोई प्रश्न है, तो हम सीधा कहाँ पर अपील कर सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो ये कौन से हो गए, दीवानी मामलों में। दीवानी मतलब सिविल, दीवानी मतलब सिविल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फौजदारी मामलों में अपील। देखो फौजदारी मामलों में अपील क्या होती है बेटा, फौजदारी मुकदमे में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध निम्नलिखित विषयों के संबंध में, मतलब संबद्ध निर्णय की सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। मतलब उच्च न्यायालय के निर्णय को कहाँ पर देंगे हम चुनौती, मतलब अपील कहाँ डालेंगे उसके विरुद्ध, उच्च न्यायालय के विरुद्ध कहाँ डालेंगे, सर्वोच्च न्यायालय में अपील डालेंगे, ठीक है। देखो फौजदारी मामले कौन से होते हैं, मतलब क्रिमिनल, ठीक है, क्रिमिनल केस होते हैं वो किस में आते हैं, फौजदारी मामलों में आते हैं, ठीक है। तो देखो 2 प्रकार से हम अपील कर सकते हैं फौजदारी मामलों में। यदि उच्च न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति की रिहाई के फैसले को बदल दिया गया हो, ठीक है, भाई किसी मुकदमा चल रहा किसी पर, ठीक है, तो उस व्यक्ति की रिहाई के फैसला उसको बदल दिया गया हो, या
उसे मृत्युदंड दे दिया हो, ठीक है, या तो उसके रिहाई के फैसले को बदल दिया गया हो या उसे मृत्युदंड दे दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या है सर्वोच्च न्यायालय में सीधी अपील कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या है सर्वोच्च न्यायालय में हम अपील कर सकते हैं। उसके बाद है कुछ न्यायालय, ये न्यायालय है बेटा, ये उच्च न्यायालय है, यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, उच्च न्यायालय का लेना। उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार योग्य है, तब भी सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। मतलब सीधी सी बात है, या तो क्या हो किसी व्यक्ति को मतलब रिहाई दे दी गई हो, ठीक है, या मतलब रिहाई दे दी या मृत्युदंड दे दिया गया हो, मतलब फैसला बदल दिया गया हो, तो ऐसे मामलों में अपील कर सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भाई, अगर उच्च न्यायालय क्या कर दे, उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे भाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार के योग्य, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में विचार के योग्य कोई अपील है, मतलब कोई मुकदमा है और वो उच्च न्यायालय बोल ले भाई ये क्या है सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के योग्य है, ठीक है, तो प्रमाणित कर दे। उसके बाद है बेटा तीसरी पावर है जो संविधान की व्याख्या तथा रक्षा। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है, अगर सीधा सा आपसे क्वेश्चन पूछे भाई संविधान का रक्षक ही कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या और रक्षा करना किसका काम है? सर्वोच्च न्यायालय का, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे देखो, संविधान की व्याख्या तथा रक्षा, संविधान की व्याख्या तथा रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का ही कार्य है। जब कभी संविधान की व्याख्या के बारे में कोई मतभेद उत्पन्न हो तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है और सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या ही को अंतिम और सर्वोच्च माना जाता है। केवल संविधान की व्याख्या करना ही नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना भी सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह विश्वास हो जाए कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून संविधान का उल्लंघन करता है, वह उस कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। देखो क्या बात है, देखो संविधान की रक्षा कैसे करता है। संविधान की रक्षा का मतलब क्या है, जैसे भाई कोई क्या है, संसद में कोई कानून बना दिया, ठीक है, संसद में क्या है, देखो बेटा, संसद में कोई बना दिया कानून, संसद में क्या बनाया? कानून, क्योंकि संसद का काम ही क्या है? कानून बनाना, ठीक है। विधायिका का काम ही क्या है? कानून बनाना, ठीक है। और ये कानून है जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब संविधान में जो बातें कही गई हैं उसका उल्लंघन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, न्यायपालिका का काम क्या है, मतलब न्यायालय का काम क्या है, और न्यायालय भी कौन सा? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या है, उस कानून को क्या कर सकता है? रद्द कर सकता है, मतलब असंवैधानिक कर सकता है, या बोल सकता है भाई संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट पावर है सर्वोच्च न्यायालय की, वो है मौलिक अधिकारों के विषय में अक्षेत्राधिकार। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो मौलिक अधिकारों के विषय में अक्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा, मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक बेटा कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। अगर संविधान की व्याख्या और रक्षा का पूछे कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों के विषय में क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। 32वें अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह शक्ति दी गई है कि वह यह आदेश या लेख जैसे, मतलब ये रेट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण लेख, ठीक है। ये 5 तरह की हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण लेख, ठीक है, के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है, ठीक है। देखो आपको पता होना चाहिए भाई मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है संविधान में, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। आर्टिकल मतलब अनुच्छेद 12 से 35 तक 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है, मतलब मौलिक अधिकार है हमारे पास। क्या है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और इन्हीं में आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 में ही क्या है? संविधान की उपचार, मतलब संविधान के उपचार के बारे में, ठीक है। मतलब अगर कोई मौलिक अधिकारों का हनन करेगा, उल्लंघन, मतलब मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाएगा या खत्म करेगा, तो आर्टिकल 32 के अनुसार क्या हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्या है याचिका डाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं? याचिका डाल सकते हैं, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा? वो 5 तरह की रीट है जो आपके लिखा हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, उत्प्रेषा है, प्रतिषेध है, ठीक है। तो इस प्रकार ये लागू करके क्या कर सकता है? हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक ही कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो पावर है वो है सलाहकारी शक्तियाँ। तो इसके बारे में तो आपको पता ही है। देखो राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के विषय में
सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार चलने के लिए बाध्य नहीं है। देखो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ा तब भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं और सर्वोच्च न्यायालय के पिछले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था क्या? राष्ट्रपति का परामर्श लेने का अधिकार। ठीक है, इसके अधिकार के बारे में बात की तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? परामर्श ले सकता है। आपको पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, बस जब राष्ट्रपति किसी मुद्दे पर क्या है सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगे तो उस समय कितने जज होने, मतलब कितने न्यायाधीशों की ज्यूरी होनी चाहिए? 5 ज्यूरी। ठीक है, 5 जजों की ज्यूरी होनी चाहिए, मतलब ज्यूरी मतलब खंडपीठ। ठीक है, खंडपीठ है जो वो 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, और कोई अन्य बात है, अन्य नॉर्मल कानून है तो उस पर कितने न्यायाधीश होने चाहिए? 3। मैंने बताया था भाई ज्यूरी क्या होती है। ठीक है, इसमें तो राष्ट्रपति क्या सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देगा राष्ट्रपति उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। क्या है बेटा? बाध्य नहीं, वो उसकी मर्जी है, वो मानने ना माने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो छठी है, अपने निर्णय के पुनर्निरीक्षण का अधिकार। संविधान का रक्षक तथा संविधान की अंतिम व्याख्या करने वाली संस्था होने के कारण सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। यदि कोई नागरिक समझता है कि केंद्र सरकार या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह नागरिक इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को याचना कर सकता है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उस कानून की छानबीन की जाती है और यदि कानून संविधान के विरुद्ध हो तो वह उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। देखो पुनर्निरीक्षण का मतलब क्या होता है, आपने फ़ोन में देखा होगा। ठीक है, एक बड़ा ही जैसे फ़ोटो को क्या करते हैं? व्यू करते हैं। फ़ोटो को क्या करते हैं? व्यू करते हैं ना। तो पुनर्निरीक्षण का मतलब होता है रिव्यू, मतलब दोबारा देखना, दोबारा चेक करना। ठीक है, एक बार व्यू हो गया, रिव्यू मतलब दोबारा। ठीक है, रिव्यू दोबारा देखना। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या है? पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। मतलब इन्होंने कोई भी फैसला दिया है तो उनके पास अधिकार है, तो उनको वो दोबारा देख सकता है, दोबारा चेंज कर सकता है, जांच कर सकता है। ठीक है, वो जांच करके क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है। ठीक है, तो ये है उसका पुनर्निरीक्षण का अधिकार। उसके बाद हम बात करते हैं 7वीं पावर है जो एक अभिलेख न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसकी समस्त कार्यवाही और निर्णय जैसे सदा के लिए यादगार और प्रमाण के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं। भाई कोई केस आ गया न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसमें जो फैसला देता है उनको क्या है? प्रकाशित किया जाता है। क्यों किया जाता है? देखो इसमें देखो कैसे प्रकाशित किया जाता है तथा देश की समस्त न्यायालयों के लिए यह निर्णय न्यायिक दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ठीक है, न्यायिक दृष्टांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। देखो बेटा, अब सर्वोच्च न्यायालय में क्या दिया? सर्वोच्च न्यायालय में कोई मुकदमा आ गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने उस मुकदमे को सोल्व किया और अपना निर्णय सुनाया, तो उसको क्या प्रकाशित किया जाता है। मतलब क्या है? मतलब अगर उसी तरह का मुकदमा उस न्यायालय में या कोई और न्यायालय में आए तो उनके लिए भी क्या हो? एक मोटिव होगा। ठीक है, मतलब जैसे उसमें भी उसी तरह का मुकदमा आएगा तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय है उसको देखते हुए भी उच्च न्यायालय या कोई और न्यायालय उसके बारे में निर्णय दे सकता है। ठीक है, मतलब उसकी हेल्प मिलती है उसमें। उसके बाद हम मुकदमे को स्थानांतरित करने की शक्ति। देखो सर्वोच्च न्यायालय शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से किसी भी मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। मतलब कोई भी मुकदमा अगर वो लेट हो रहा है, ठीक है, मतलब काफ़ी लेट हो गया है, तो उसमें क्या है? वो मुकदमे को स्थानांतरित कर सकता है, मतलब एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में। ठीक है, तो बेटा ये प्रश्न था आपका। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई जो हम पिछली क्लासों में हम पढ़ा रहे थे वो सही था या ये सही है। ठीक है, ज़रूर बताना और अभी बताना बिल्कुल, क्योंकि लेट मत होना। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। और साइकोलॉजी बाय पीपीएस आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर बच्चों।